आज के व्लॉग में आपको जम्मू और कश्मीर और एक्शन कमेटी के हवाले से 3 अहम बातें बतानी हैं। पहली बात ये कि रास्ते 2 ही हैं। एक रास्ता है सैयद अली गैलानी का, यासीन मलिक, आसिया इंद्राबी, बुरहान वानी और मीर वाइज उमर फारूक का, और दूसरा रास्ता है मीर जाफर और मीर सादिक शौकत मीर का। ये फैसला आपका है कि आपने कौन से रास्ते पर चलना है। और दूसरी बात, बड़ी अहम बात, कि कश्मीरी इस तहरीक का हिस्सा नहीं है। वो कौन लोग हैं, वो कश्मीर से बाहर से कहां से हैं, उसको भी आज मैं एक्सपोज करूंगा। और तीसरी बात, रियासत इनको पहचान गई है, रियासत इनको जान गई है। आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए ने जो मीडिया के साथ बातचीत की, उसके अहम तरीन नुकात, इसके पीछे कौन है और मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए कौन कोशिश कर रहा है। आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ और इन अहम तरीन नुकात की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजब अली खान अपने व्लॉग के साथ। और चूँकि इस वक्त एक बड़ा मसला है, हमारी पूरी तारीख का मसला है, हमारे नज़रिए का मसला है, हमने जो अपने जानों की, अपने बेटों की कुर्बानियाँ दी हैं, हमने जो इसकी खातिर जंगें लड़ी हैं, मसला कश्मीर का मसला है जिसको इस वक्त मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं इस वक्त के हालात, अब तक के हालात, वाक़यात और सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ इस वक्त मुग़ल्लज़ात बकी जा रही हैं, जिस तरह नज़रियाती गुमराही मैं बार बार कहता हूँ वो पैदा की जा रही है, जिस तरह यहाँ पर फ़िक्री मुग़ालते पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के एहसानात को, पाकिस्तान के ताल्लुक़ को, पाकिस्तानियों के एक जो रिश्ते हैं, दिलों के रिश्ते हैं, उन दिलों के रिश्ते को अंदर जहर डाला जा रहा है, सांप बनकर डसा जा रहा है। मैंने उस पर एक बुनियादी बात कहनी है कि आपने रास्ता एडॉप्ट करना है तो फिर रास्ते 2 ही हैं। एक रास्ता जो है वो सैयद अली गैलानी का है। जी हाँ, वही सैयद अली गैलानी जो कि 19 सितंबर 1929 को कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा में पैदा हुए और उसके बाद आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। वो 10 बरस से ज़्यादा भारत की कैद में भी रहे, बल्कि उसके बाद भी जब एक तवील अरसा उनको नज़रबंद रखा गया, उस वक़्त तक, जबकि 92 बरस की उम्र में वो शहीद हो गए। मैं ये कहूँगा कि वो एक तहरीक आज़ादी में थे, वो जद्दोजहद आज़ादी में थे, वो हमारे मुजाहिद थे और वो जिहाद करते हुए शहीद हुए। मैं उनके इंतकाल को जाँ बहक होना नहीं कहूँगा, मैं उनको मरना नहीं कहूँगा, मैं उन्हें शहीद होना कहूँगा। और इसी तरह जिस तरह के बाकी शहादतें, बुरहान वानी की शहादत अपनी जगह पर मौजूद है और बहुत सारी और शहादतें, हज़ारों, 92,000 मुसलमान जो हैं इस पूरे अरसे के दौरान शहीद कर दिए गए। मुझे उन तमाम शहादतों का यहाँ पर हवाला देना है, यहाँ पर वास्ता देना है, क्योंकि मुकाबला इस वक्त एक मीर जाफ़र और मीर सादिक से है, जो अब तक मेरी नज़र में, अब तक जो उसका रवैया है, अगर वो बाज आ जाए, पीछे हट जाए, अलग बात है, लेकिन वो मीर सादिक, मीर जाफ़र शौकत मीर है, शौकत नवाज मीर है। ये ठीक है कि उसका ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद से है, ठीक है कि वो एक ताजर है, मैं ये भी मानता हूँ कि शुरू में हो सकता है कि वो अवामी मसाइल ही लेकर उठे हों, लेकिन अब तक उनका जो एजेंडा है वो वाज़िया हो चुका है। मैं एक ख़ास चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे दोस्त हैं मुदस्सर भट्ट, और भट्ट साहब कश्मीरी हैं और वो सदर हैं कश्मीरी मुहाजिर एसोसिएशन के। उन्होंने बड़ी अहम चीज़ और बड़े अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। उनका ये कहना है कि हम जो बार बार कहते हैं कि कश्मीरी ये कर रहे हैं, कश्मीर में ये कुछ हो रहा है और कश्मीरियों की जद्दोजहद ये सारा कुछ है, उन्होंने एक वाज़ेह लाइन खींची है। उनका ये कहना है कि इस पूरे खित्ते को इकट्ठा करते हुए कश्मीर कहना या कश्मीरियों का कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वो ये कहते हैं कि कश्मीर वैली जो है बिल्कुल एक अलहदा उसका एक स्टेटस है। जब हम कश्मीरियों की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, तो ये हमें हिमालय से लेकर पीर पंजाल के दरमियान जो इलाका है ये हमें उसमें मिलती है। वो ये भी बताते हैं कि ये जो इस वक्त जहाँ पर ये सारा एहतजाज हो रहा है, बगावत हो रही है, उसको हम कश्मीर नहीं कह सकते, क्योंकि कश्मीर वैली हम अगर देखें तो इसका बड़ा हिस्सा जो है वो भारत के कब्ज़े में है। वो श्रीनगर है, बारामूला है, अनंतनाग है, कपवाड़ा है, पुलवामा है, ये वो तमाम इलाके हैं। और अगर आप पाकिस्तान की तरफ आएँ तो आपको किसी हद तक मुज़फ़्फ़राबाद जो है वो कश्मीर वैली से जुड़ा हुआ मिलता है, कश्मीर से जुड़ा हुआ मिलता है। और अगर आप इसके साथ वादी नीलम को देखें तो वो इसके साथ अटैच होती है। लेकिन जब हम इस तहरीक की बात करते हैं, जब हम जाते हैं रावला कोट की तरफ जाते हैं, हम बाग की तरफ जाते हैं, हम हवेली की तरफ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये बुनियादी तौर पर पूंछ
का इलाका है और यहाँ पर जो अगर ज़बान भी बोली जाती है तो वो पूंछी और पहाड़ी जो ज़बानें वो बोली जाती हैं। और इसी तरह आप मीरपुर की जब बात करते हैं, कोटली की बात करते हैं, भिंबर की बात करते हैं, तो ये ज़रा जम्मू से वाबस्ता, जम्मू की तरफ के इलाके जो हैं ये समझे जाते हैं। और इसमें एक फ़र्क जो है वो बड़ा वाज़िह बयान किया जाता है। एक तो तहज़ीब तमद्दन का फ़र्क है, कश्मीरी ज़बान जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जब हम इन इलाकों में देखते हैं जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पूंछ की और जम्मू की, तो यहाँ पर हमें डोगरी बोलते हुए लोग मिलते हैं, यहाँ पर पंजाबी बोलते हुए मिलते हैं, यहाँ पर हमें गोजरी ज़बान जो है वो बोलते हुए मिलते हैं, पोटोहारी बोलते हुए मिलते हैं, पहाड़ी बोलते हुए मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंट जो चीज़ है वो सामने आती है। तो बहरहाल हमारे जो कश्मीरी दोस्त हैं, जो ओरिजिनल कश्मीरी हैं, जो कश्मीरुल नस्ल हैं, जिन्होंने हिजरतें की हैं, वो सारे कहते हैं कि भाई इसका ब्लेम, इसका इल्ज़ाम आप हमें मत दें। ये बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है। ये जो लोग ये तहरीक चला रहे हैं ये मुख्तलिफुल नस्ल हैं हमसे और थोड़ा सा अलहदा हैं। आप इनको हमारे साथ जो है इसका बाकायदा एक स्टडी होनी चाहिए, मुतालिया होना चाहिए कि इस वक्त भी आप देखिए कि जो हमें सारी इतलात मिल रही हैं वो पलंदरी वाली साइड से, वो ख़ास तौर पे रावला कोट और रावला कोट के CMH पर जो हमला किया गया, वहाँ पर जिस तरह आप फायरिंग होते हुए देखते हैं, जहाँ पर वीडियोस बाकायदा आई कि वहाँ पर भारी असले के साथ, भारी गनों के साथ जो है असला इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की गई। तो जो हमारे कश्मीरी दोस्त हैं, मेरे लिए तो खैर जम्मू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कश्मीर है। और मेरे लिए तमाम वो इलाके, मैं मीरपुर की तरफ आ जाऊँ, मैं ढडियाल की तरफ आ जाऊँ, मैं किसी भी तरफ चला जाऊँ, मेरे लिए सब यकसां हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त इससे तकलीफ़ में हैं, वो तकलीफ़ महसूस करते हैं, वो अपनी अटैचमेंट, अपना ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान के साथ रखना चाहते हैं। वो इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम, कोई गाली, कोई साजिश, कोई इस किस्म की चीज़ जो है वो कोई लेबल नहीं लगवाना चाहते। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और इस वक्त भी वादी नीलम से देख लीजिए, बाकी जगहों से देख लीजिए, यही पता चल रहा है कि वहाँ से कोई 1% लोग भी नहीं होंगे जो कि इस तहरीक का हिस्सा बने होंगे। ये मैं फिर मानता हूँ कि मसाइल हर जगह पे हैं। मसाइल तो पंजाब में भी हैं, मसाइल तो सिंध में भी है, मसाइल तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, मसाइल तो कहीं ज़्यादा बलूचिस्तान में भी हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इन मसाइल को हल करना है, बैठकर मुज़ाकरात करने हैं। अब मैं अगले मरहले, तीसरे मरहले की तरफ जा रहा हूँ कि यहाँ से एक साजिश एक्सपोज होती है। मैं यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गवर्नेंस का कोई बहुत ज़्यादा कायल नहीं हूँ। मुझे पता है कि गवर्नेंस के मसाइल पैदा होते हैं, वो सिंध हो, वो हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर में देख लें, हम बलूचिस्तान को देख लें, हमें गवर्नेंस के मसाइल मिलते हैं। लेकिन क्या इस चीज़ से इनकार किया जा सकता है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने मुज़ाकरात की कोशिश की, बातचीत की कोशिश की, गले मिलकर, हाथ बढ़ाकर तमाम किस्म के जो आइनी हल है, आइए बैठिए हम सब मिलकर, तमाम मजहबी सियासी जमातें जो हैं इसका आइनी कानूनी हल निकालते हैं, बैठ जाएं। फिर इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर में मामला लेकर गए, वहाँ पर रेफरेंस दायर किया गया, कहा गया आप वहाँ पर जाकर अपना मामला जो है इसको साबित कर दें। आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से भी भाग गए, आप सुप्रीम कोर्ट से भी भाग गए, आपसे कहा गया आप इलेक्शन होने वाले हैं, उसका शेड्यूल आ गया, 27 जुलाई को इलेक्शन है। मेरा तो ख्याल है कि इस सूरत हाल में इलेक्शन को थोड़ा आगे कर देना चाहिए। लेकिन इलेक्शन है, आप जाएं उसके अंदर, अगर कश्मीरी अवाम आपके साथ हैं, आप इलेक्शन लड़ें, इस आइन में तरमीम कर दें। आप ना एक इत्तफाक राय को मानते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट के कानूनी रास्ते को मानते हैं, ना आप जमहूरी रास्ते को मानते हैं कि इलेक्शन के ज़रिए आ जाएं और ये सब कुछ कर लें, आप सिर्फ डंडे को मानते हैं। तो इसके पीछे है क्या? आप मुज़ाकरात से भागते हैं। तो मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि सीनियर तरीन सिक्योरिटी ओहदेदार ने जो सहाफ़ियों से बातचीत की है उसमें बड़ी अहम बातें की गई हैं, और वो बातें जो हैं मैं उसके पॉइंट्स जो हैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। इस वक्त हमारी फ़ौज और हमारी हुकूमत जो समझती है, ख़ास तौर पे हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो समझती है, जो बयान कर रही है, वो ये है कि जो कुछ इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हो रहा है वो भारत की मकबूजा कश्मीर में नाकामी का रद्द अमल है। मकबूजा कश्मीर में इतने बरसों के बावजूद जो भारत है वहाँ पर कश्मीरियों के दिल जीतने में कामयाब नहीं हो सका। वो कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अब ऑपरेशन सिंदूर जब त्यारे नहीं उड़ रहे, जब तोपें नहीं चल रही, जब फौजी नहीं लड़ रहे, तो ऑपरेशन सिंदूर किस तरह जारी है? ये शौकत नवाज मीर जैसों के ज़रिए इस वक्त लड़ाई लड़ी जा रही है हिंदुस्तान की, ये समझा जा रहा है। क्योंकि
اس وقت جو صورتحال بنی، جس طرح میں نے کہا کہ مذاکرات سے انکار کی بات کی گئی، تمام دلائل دیے گئے، بتایا گیا کہ یہ ہے کیا، اور ریاست کا یہ کہنا ہے، فوج کا یہ کہنا ہے، ملٹری جو سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شروع میں ہی ان عناصر کو پہچان لیا گیا تھا۔ میں ایک اہم فکرہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہا گیا کہ مظاہرین میں چھپے ہوئے کئی کردار اور ان کے اصل مقاصد سامنے آ چکے ہیں، اور ان سے اب قانون کے مطابق ہی نپٹا جائے گا، کیونکہ ہو کیا رہا ہے، مذاکرات کی دعوت کے نتیجے میں جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، یہاں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے۔ پاکستان کے تمام وہ لوگ جو کہ اس وقت بڑے معتدل سمجھے جاتے ہیں، بلکہ میں نے خواجہ سعد رفیق کا بھی ٹویٹ دیکھا، ان کی بھی گفتگو جو تھی وہ سامنے آئی، اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ جو مہاجرین کی 12 سیٹوں والا معاملہ ہے، اس پر ٹھیک ہے بات چیت تو ہو سکتی ہے، اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی، خامی، غلط استعمال، وہ ساری چیزیں ان پر بات چیت تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجرین کا رشتہ جو ہے کشمیر کے ساتھ اور جموں و کشمیر کے ساتھ توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ جو استصواب رائے اور حق خود ارادیت کا حصہ ہیں، ان کو ختم کرنا بنیادی طور پر پاکستان کے مقدمے کو ختم کر دینا ہے، پاکستان کے ووٹوں کو ختم کر دینا ہے۔ تو اگر خواجہ سعد رفیق بھی ان سے متفق نہیں ہو رہے، جو کہ بہت ساری چیزوں پر واضح اختلاف کر جاتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے یہ لوگ جو ان کی ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں؟ مجھے یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کے پیچھے وہی ہیں 9 جون جو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے پیچھے وہی ہیں جنہوں نے 9 مئی برپا کیا تھا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے پیچھے وہ تمام لوگ۔ آپ ایکشن کمیٹی کے بڑے بڑے نام اٹھا کر دیکھیں، آپ برطانیہ میں جن لوگوں نے یہ گفتگو کی ان کا اٹھا کر دیکھیں، بایو ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں، ان کی ماضی کی وابستگیاں اٹھا کر دیکھیں، یہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے سے، 9 مئی برپا کر کے پاکستان کی ریاست پر، پاکستان کی فوج پر حملہ کرنے سے، شیخ مجیب کو ہیرو بنانے سے، اس طرح کی تمام حرکتیں کی ہوئی ہیں جو پاکستان کو خدا نہ خواستہ ناکام کر دیں، تباہ کر دیں۔ پہچانیں ان کو، چھوڑیں مت ان کو ایکسپوز کریں، ان کو ننگا کریں، بتائیں ان کو کہ یہ ہیں کون، ان کے اندر جو، ان کے دلوں کے اندر جو قالق ہے، جو بغض ہے، وہ دکھائیں دنیا کو۔ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یقین کریں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان، مملکت خدا داد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنی ہوئی اس ریاست، مدینہ کے بعد، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے نام پر دوسری ریاست جو بنی ہے، کلمے کی بنیاد پر بنی ہے، اللہ نبی کے نام پر بنی ہے، اس پہچان پر بنی ہے، میں اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی یہ سب کچھ کریں گے تو یہ جہاد ہوگا، یہ جہاد ہوگا، یہ اسلامی ریاست کو بچانے کا جہاد ہوگا۔ جو لوگوں کو گمراہ کر کے یہاں پر عبداللہ بن ابی بن کے یہاں پر منافقین مسلمانوں کو توڑ رہے ہیں، ان کے دلوں کو توڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں آپس میں خلیج پیدا کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، روکیں ان کو۔ یہ سب جو ہے اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، اس کے نتیجے میں آپ کو جنت ملے گی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ مجھے بطور مسلمان، بطور پاکستانی، مجھے اس پر مکمل یقین ہے، اور ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، پاکستان کو کمزور نہیں کرنا، ہمیں سب نے مل کر آگے بڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جس طرح شیخ مجیب یہاں کا ہیرو نہیں بن سکا، بلکہ اس کو خود، اس کی بیٹی کو بنگال والوں نے، بنگلہ دیش والوں نے جوتے مار کر باہر نکال دیا، اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر یہ سازش بھی ناکام ہوگی، جس طرح 9 مئی کی سازش ناکام ہوئی۔ بڑے یہاں پر دعوے کیے گئے تھے کہ پاک فوج پر قبضہ کر لیا جائے گا، اپنے ٹاؤٹ بٹھا دیے جائیں گے وہاں پر، وہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔ جس طرح پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی سازش جو ہے ناکام ہوئی، اسی طرح یہ آزاد کشمیر والی یہ بڑی سازش یہ بھی ناکام ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میرے ساتھ دعا کیجئے، میرے ساتھ نعرہ لگائیے، پاکستان زندہ باد، اور اس کے ساتھ ہی اگلا نعرہ، کشمیر بنے گا پاکستان۔